हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो अभी सितंबर महीना में परीक्षा हो रहा है। अवसर परीक्षा चाहे वार्षिक परीक्षा में, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल के लिए बहुत ही कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान है ना। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले ने फर्स्ट पार्ट जो है जारी कर चुका है। ये ओपन एग्जाम का है, देख लीजिए। ठीक, ओपन एग्जाम का कक्षा 10वीं का है ना। ओपन एग्जाम 10th क्लास, 10th का सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट को अवश्य देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आएगा ही। तो प्रश्न 22 में अपन आए थे सेकंड पार्ट में। साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार क्यों किया, 2 कारण लिखिए। तो सन 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया। कमीशन की नियुक्ति सन 1919 के सुधार के अध्ययन तथा आगे के संवैधानिक सुधारों के मापदंड तय करने के लिए किया गया। कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। जब यह कमीशन भारत पहुंचा, भारतीयों ने इसे ऑल वाइट कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया है। इसे पूरे भारत में विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे दिखाए गए, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। अथवा अंग्रेज शासनकाल में हुए जनजाति विद्रोहों का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। तो पहला विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल के गढ़ को दमन एक कोह अथवा संथाल परगना कहा जाता था। वे अपनी जमीन पर तब तक खेतीबाड़ी करके शांतिपूर्ण जीवन यापन कर रहे थे जब तक कि अंग्रेज अधिकारी, व्यापारी, साहूकार, जमींदार और थोक सौदागरों को अपने साथ नहीं ले आए। दूसरा था मुंडा विद्रोह। यहाँ पर 1857 के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रमुख विद्रोहों में से एक था मुंडा विद्रोह। पारंपरिक रूप से मुंडाओं को जंगल की सफाई करने में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है। भीलों का विद्रोह तीसरा है। भीलों की अधिकांश आबादी थी खान देश में एवं गुजरात में। खान देश 1818 में अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। भीलों ने उन्हें विदेशी माना। बाजीराव द्वितीय के बागी मंत्री त्रिभंगजी के उकसाने पर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कोल विद्रोह। छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंहभू में कोल को अपने मुखियाओं के अधीन स्वायत्तता प्राप्त थी। अंग्रेजों के आने से उनके स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा हो गया। प्रश्न 23 है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। पहला चरण है इसका कम करना, इसे मिटिगेशन कहते हैं। इसका अर्थ उस सरल प्रयत्न से जो खतरों को आपदा बनने से रोकता है। दूसरा है तैयारी। दूसरा चरण है इसमें तैयारी। इसमें आपदा प्रबंधकों द्वारा आपदा आने पर तैयारी दूसरा योजना बनाई जाती है। अनुक्रिया। जब आपदा आ जाती है तो अनुक्रिया के चरण के तहत कार्यवाही की जाती है। चौथा है पुनरुत्थान। इसके बाद है अथवा ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत को लिखिए। तो ब्रह्म समाज में वेदों और उपनिषदों के अध्ययन और ईश्वर के सिद्धांत पर जोर दिया गया। ब्रह्म समाज में तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड आदि की आलोचना की गई। इसके अलावा बहु विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा का भी विरोध किया गया। ब्रह्म समाज में ईसाई धर्म की भी प्रशंसा की गई। निजी संचार और जन संचार के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो अब हमें 2 समूहों में संचार के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत किया गया है। पहला है डाक सेवा। डाक सेवा संचार का एक बहुत पुराना साधन है। हालांकि पत्र लेखन अब लोकप्रिय नहीं है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक सेवाएं दुनिया का सबसे बड़ा है। टेलीफोन यह आज की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप में की जा रही है। ठीक है। अगला है आकाशवाणी। रेडियो प्रसारण 1927 में मुंबई और कोलकाता सोम मनोरंजन करने, शिक्षित बनाने और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है। भारत में जनसंख्या घनत्व वितरण को प्रभावित करे। तो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक है उच्चावच, है ना, यानी जमीन जो है ऊंच नीचे होता है। जहाँ पर गड्ढे वगैरह होते हैं वहाँ पर लोग जो है कम बसते हैं। जलवायु अच्छा नहीं होने के कारण जो है लोग वहाँ पर बसने की संभावना कम होती है। मृदा, जहाँ की मृदा कृषि के गुणवत्ता पर निर्भर करता है
है ना, वहाँ पर आबादी रहती है। औद्योगिकीकरण, जहाँ पर जो है उद्योग धंधे होते हैं लोग वहाँ पर भी जाकर बस जाते हैं। परिवहन और संचार, जहाँ जिस गांव शहर में आने जाने की सुविधा होती है लोग जो है वहाँ पर रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य लिखिए। तो ये उद्देश्य है, नोट कर लीजिए। कल्याणकारी राज्य का विश्लेषण कर सकेंगे, यह समझ सके कि भारत कल्याणकारी राज्य है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समावेश को पहचान की गई। विभिन्न राजनीतिक तत्वों को पहचान कर सकेंगे। राष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य होते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, भारत का संविधान संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इसके बाद है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है और अपने हैसियत के आधार पर उसे कई विधायी शक्ति प्राप्त है। वित्तीय शक्तियां, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कोई भी जो फैसला होता है अंत में राष्ट्रपति जी से साइन लिया जाता है, हस्ताक्षर करवाया जाता है। न्यायिक शक्तियां, तो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है यदि कोई राज्य में शांति भंग हो जाती है ना, किसी भी कारणवश झगड़े लड़ाई होते हैं तो वहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। प्रश्न 26, क्या भारत में चुनाव सुधारों की तत्काल आवश्यकता है? सुधार लाने के लिए सुझाव दीजिए। तो इसके सुझाव निम्नलिखित है। बदलते परिप्रेक्ष्य से मेल खाते हुए समय समय पर चुनाव प्रणाली का लोकतंत्रीयकरण करना चाहिए। वोट सीट असंतुलन को कम करने के लिए प्रचलित बहुलवादी व्यवस्था के स्थान पर किसी एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए। तो ये सारे कार्य है राष्ट्रपति जी के, देख लीजिए। हाँ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनमत निर्माण के विभिन्न साधनों का भारत के संदर्भ में वर्णन करते हुए तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो यानी जिन लोगों के निर्माण, जनमत यानी होता है यही अपना देश के जो चुनाव प्रक्रिया वगैरह होता है, लोग जो है प्रचार कैसे करते हैं उस पर लिखना है। तो प्रिंट मीडिया, मुद्रण मीडिया, अखबार और समाचार पत्रों से लोग जो है अपने गुस्सा है या प्रेम है उसको इसमें बता सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सिनेमा है, रेडियो है, टेलीविज़न है इत्यादि जो है जनमत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राजनीतिक दल और विधान पालिकाएं। इसके बाद है प्रश्न 28, शिक्षण संस्थाएं हैं। 28, भारत के सीमा कार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो देखिए दोस्तों, ये है नक्शा आपका। इस नक्शा को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। इसी में से ही पेपर में आएगा, जो जो इसमें दर्शाया गया सबको याद कर लेना है। चिल्का झील है, देखिए आपको याद भी करा देता हूँ मैं। सबसे ऊपर डल झील होता है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर थारो मरुस्थल होता है। ये अरब सागर है, ये कोरोमंडल तट है, ये चिल्का झील है, ये चेरापूंजी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कर्क रेखा है ना, ये मुंबई हाई है, ठीक। इसके बाद एक और नक्शा है, नीचे देख लीजिए। पाकिस्तान, थार, कमरुस्थल, अरावली पर्वत, नर्मदा नदी सब लिखा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए।